हिंदी साहित्य की प्रतिनिधि कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की सुविख्यात, वरिष्ठ और सशक्त कथाकारा मेहरुन्निसा परवेज़ की लिखी हुई कहानी कोई नहीं। तो शुरू करें कहानी कोई नहीं। कोने में पेटी के पास चप्पल उतार कर जैसे ही वो मुड़ी कि देखा गुड्डू हाथ में रबड़ का बड़ा सा नया खिलौना लिए सहमा सा उसे देख रहा है। फिर वो धीरे धीरे उसके पास आया और उसके हाथ में रबड़ का कुत्ता देता हुआ बोला, मम्मी, अंकल आज भी आए थे। थके पैरों में झुरझुरी सी आ गई। उसने कुर्सी को पीठ के सहारे के लिए जोर से पकड़ लिया और बहुत हारे हताश अंदाज में गुड्डू के नन्हे मासूम चेहरे को देखा। जी चाहा उसे 2 झापड़ रसीद कर दे, पर मारने से वो और दुखी हो जाएगा। वो कुर्सी पर बैठ गई और उसे गोद में उठाते हुए बोली, बेटा, मना कर देना था ना, मैंने कल तुम्हें कितना समझाया था। मगर मम्मी, ऐसे ही तो गोद में उठाकर प्यार से अंकल बोले थे। ले लो बेटा, अपनों से कोई चीज़ लेना बुरी बात नहीं होती। गुड्डू ने मासूम सी आंखों को जल्दी जल्दी झपका कर उत्तर दिया। ओह, तो विवेक की ये नई चाल है। कितना होशियार है। जब वो घर पर नहीं होती तब आता है और अब इस मासूम बच्चे के सहारे उस तक आना चाहता है। गुड्डू को गोद से उतार कर रसोई में चली गई और स्टोव पर अपने लिए चाय का पानी चढ़ाकर वापस गुड्डू की ओर मुड़ी। गुड्डू रोज की तरह आज भी सोच रहा था कि तूफान शांत हो गया, मम्मी का गुस्सा उतर गया है और वो इत्मीनान से रबड़ के खिलौनों में रस्सी बांधकर चला रहा था, निश्चिंत सा। मैंने तुमसे कहा था ना कि अंकल को साफ मना कर देना, उसने स्टोव बंद कर चाय कप में छानते हुए कहा। मम्मी, मैंने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला था। दरवाजे को भीतर से अच्छी तरह बंद कर दिया था और खिड़की से झांक कर बोला था कि आप रोज़ रोज़ मत आइए और खिलौना भी मत लाइए। क्या? चाय पीते उसके हाथ कांप गए और चाय साड़ी पर छलक आई। तूने अंकल के लिए दरवाज़ा नहीं खोला था? हाँ मम्मी, बाय गॉड, गुड्डू गले को छूता कसम खाता बोला। मम्मी, फिर उन्होंने मुझे पुचकारा, फुसलाया, मनाया था, तब कहीं जाकर मैंने 1 घंटे में दरवाज़ा खोला था। एई, कसम नहीं खाते? मम्मी, कल भी अंकल आए तो दरवाज़ा नहीं खोलूँ ना? ना ना, ऐसा नहीं करते बेटा। उसने कप को टेबल पर रख दिया। घर आए मेहमान का अपमान नहीं करते, पर तुम उनसे कुछ मत लेना, साफ साफ इनकार कर देना। कहना लेने से मम्मी मारती हैं। कहते हुए उसे लगा विवेक के लिए आज भी उसके मन में प्यार है, तभी तो गुड्डू से ये नहीं कह पाई कि दरवाज़ा ही मत खोलना। मारने वाली बात कही थी तो बोले, तुम्हारी मम्मी को हम समझा देंगे। अच्छा, इस तर्क पर वो दंग रह गई। तो विवेक इस हद तक चतुराई कर रहा है तो कल कहना कि मम्मी ने मेरी खूब पिटाई की और सारे खिलौने कल लौटा देना। अच्छा, गुड्डू एकदम चाबी वाले गुड्डू की तरह सिर हिलाते हुए बोला। गुड्डू खेलने चला गया और वो पीछे नल के पास आ गई। उसने ठंडे पानी से बार बार अपने चेहरे को धोया, पर लगा चेहरे की उदासी अब भी धुली नहीं है। साड़ी के ही छोर से मुंह पोंछती वो भीतर आ गई। बाहर खिड़की से झांक कर देखा, गुड्डू अपने दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त हो गया था। उसने रेडियो खोल दिया। कोई अच्छा सा गाना आ रहा था। फिर उसने रेडियो भी बंद कर दिया। मन की उथल पुथल के आगे रेडियो भी अच्छा नहीं लगा। वो भीतर वाले कमरे में आ गई। तखत पर फूलों वाली वही चादर बिछी थी जो उसने विवेक के साथ प्रदर्शनी से खरीदी थी। पीले पीले बिखरे फूलों वाली चादर को देखकर वो चौंक गई। विवेक अंदर तो नहीं आया था। जाने इस चादर को देखकर उसने क्या सोचा होगा। शायद हो सकता है अब इतनी पुरानी बात उसे याद ना हो। पुरुष छोटी छोटी बातों को याद रखने के आदी नहीं होते। औरतें ही दुनिया भर का कूड़ा करकट अपने भीतर समेटे सहेजे होती हैं। प्रदर्शनी में इस चादर को देखकर वो बच्चों सी मचल गई थी और जिद कर बैठी थी कि मुझे यही चादर चाहिए। विवेक ने पैसों की कड़की बताई थी, पर जब उसने जिद नहीं छोड़ी तो वो स्टॉल पर पूछ आया था। पूरे 50 रुपए की थी वो चादर। दूसरे दिन विवेक पैसे जुटाकर वो चादर खरीद लाया था। चादर खरीद कर वो बहुत प्रसन्न थी और उसने कहा था, विवेक, हम लोग पहले दिन घर में इसी को बिछाएंगे। विवेक हंस दिया था। पिछले महीने की ही तो बात है। ऑफिस में अपने नाम एक लिफाफे पर जाने पहचाने अक्षरों को देखकर वो चौंकी थी। पत्र विवेक का था। खोल कर पढ़ा था। निहायत सादा पत्र था जिसमें सिर्फ 2 लाइनें लिखी थीं, यानी केवल सूचना मात्र थी। पत्र पढ़कर उसे लगा था कि विवेक ने उसे अपमानित करने के लिए ही ये सारा कुछ लिखा है। वो यहाँ क्यों आ रहा है?
हथौड़े की तरह एक ही प्रश्न बार बार उसके सामने उभर आता। सारे दिन ऑफिस में उसका मन किसी काम में नहीं लगा, बस बार बार एक ही प्रश्न तंग करता रहा कि वो इस शहर में क्यों आ रहा है, उसकी यहाँ क्या ज़रूरत है। वो ये बात भूल गई थी कि सरकार की फाइल में ऐसा कुछ नहीं कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। ठीक है, सरकार को पता नहीं था, पर जब वो यहाँ आ ही रहा था तो उससे क्यों मिलना चाहता है, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहता है। उसे बार बार ये बात महसूस होती रही कि विवेक जानबूझकर यहाँ आ रहा है, महज उसे अपमानित करने को, और कुछ नहीं। वो उसे अपना अफसरी रौब दिखाना चाहता है और उसकी लाचारियों पर तरस खाना चाहता है। पत्र पकड़े वो काम से गई थी। कभी इसी पत्र के लिए वो घंटे, पहर और दिन पर बात करती थी, बड़ी ही बेसब्री से पत्र का इंतज़ार करती थी। आज उसी व्यक्ति के पत्र को पाकर उसे कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी। उसे अपनी स्थिति बहुत बौनी लग रही थी। विवेक उसके शहर आ रहा था। कभी विवेक के साथ उसने भविष्य के सपने संजोए थे। दम खम से वो सोचती थी कि हाथ की रेखाओं में यदि विवेक के साथ जीवन जीने की लाइन नहीं होगी, तब भी वो हाथ की लाइनों को बदल देगी। इतना इतना विश्वास लिए वो चली थी। अक्सर जब वो और विवेक मिलते तो विवेक कोरे कागज़ पर सुंदर सा बंगला बनाता, उसे फूलों से सजाता और लॉन में उसे खड़ी कर चित्रित करता और लिखता, शुभदा। वो खिलखिला पड़ती और विवेक कागज़ मोड़कर जेब में ऐसे रख लेता कि बस इस नक्शे को वो किसी ठेकेदार को दे देगा कि काम शुरू कर दो। पर आज वे बातें, वो विश्वास कितना कितना बौना हो गया था। सूरजमुखी के फूल की तरह जो महज एक ही दिशा में निहारता, एक ही केंद्र बिंदु पर नज़रें जमाए जमाए ही मुरझा जाता है, झड़ जाता है। अपनी ही डाल पर फूल एक दिन मुरझा जाता है, तब उसे हरा भरा वृक्ष तथा पुष्ट जड़ें भी जीवित नहीं रख पाती। जाने एक बारगी कौन झटके से सारी नसों को काट देता है। सब कुछ वही है, पर कितना बदला हुआ, कितना अनजाना सा। तब लगता है सब कुछ मरता जा रहा है, भीतर भी बाहर भी, जैसे किसी हादसे के पूर्व की सूचना हो। किसी के भी मन के घर में रहने से पहले उस घर की सफाई जरूरी है। जाला कूड़ा करकट साफ करना चाहिए। जैसे मकान में रहने के पहले पिछले रहने वालों के निशान मिटाने पड़ते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। पर वो प्यार के नशे में, जोश में इतनी उतावली थी कि उसने इस आवश्यक प्रक्रिया को भी गैर जरूरी समझा और विवेक के साथ धूल भरे घर में, कूड़े करकट से भरे घर में रहने चली आई। तब उसने ये सोच रखा था कि वो एक ही बुहारी से सारे कूड़े को बुहार कर फेंक देगी और बस यहीं आकर धोखा खा गई। पहला झटका उसे तब लगा जब वो विवेक के साथ ससुराल जा रही थी। ऊंचे पहाड़ी रास्ते पर जीप तेज तेज दौड़ रही थी। रास्ता निहायत कच्चा था, धचकों से जीप उछल उछल पड़ रही थी। सड़क के दोनों छोरों से लगे खेत थे, जिनमें सरसों, अरहर, गन्ने की फसल एकदम तैयार खड़ी थी। सरसों के चटक पीले फूल अपनी डाल पर मस्ती से झूम रहे थे। सड़क के किनारे लगे बिजली के तार पर ढेर ढेर चिड़ियाँ विश्राम कर रही थीं। सर्दियों के दिन जो जवानी की चंद घड़ियों की तरह होते हैं, अपनी चमक दिखाकर ढलने लगे थे। धूप की आंच मध्यम पड़ने लगी थी, जैसे सूरज की बैटरी कम हो रही हो। उस सूने रास्ते पर जीप दौड़ी जा रही थी। वो और विवेक दोनों अपने विचारों में चुप से बैठे थे। ये ब्याह के बाद उनकी पहली यात्रा थी। यूँ तो दोनों पास पास बैठे थे, पर अपने अपने विचारों में खोए होने के कारण दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर लग रहे थे। उसने 2-3 बार सिर का आंचल ठीक करते विवेक को देखा। उसके हाथों की चूड़ियाँ और कंगन की खनक से विवेक ने भी चमक कर उसे निहारा और हल्के से मुस्कुरा दिया। फिर वो अपने विचारों में खो गया। उसे लगा जैसे विवेक ने अपनी मुस्काने की ड्यूटी पूरी कर ली हो। उसने भी अपनी आंखें खेत की ओर मोड़ लीं और वो भी अपने विचारों में खो गई। वो पहली बार ससुराल जा रही थी। उसके मन को भय और चिंता घेरे थी कि पता नहीं वे लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे भी या नहीं। कैसी होगी विवेक की पीछे की दुनिया। विवेक की चिंतित मुद्रा उसे और चिंता में डाल रही थी कि पता नहीं क्या होगा। दोनों की चिंता का कारण एक ही बिंदु था, पर दोनों के सोचने व विचार करने का ढंग अलग अलग था। उसके मन में अपनी सौत को देखने की जहाँ उत्सुकता थी, वहीं भय घेरे था। विवेक बार बार ठंडी सांस खींचता और माथे का पसीना पोंछ लेता। उसकी आंखें दूर कहीं अपने अतीत में डूबी थीं। उसे धक्का सा लगा। ये वही गुमसुम बना विवेक है? नहीं, शादी से पहले वाला विवेक तो बहुत बोल्ड और विद्रोही विवेक था।
उसके अपने दब्बूपन के कवच को उसने छील कर फेंक दिया था। विवेक ने उसे अपनी परिस्थितियों से लड़ना सिखाया था, उसे विद्रोही बनाया था, उसे अपने परिवार के खिलाफ मोर्चा लेकर लड़ना सिखाया था। वरना उस जैसी दब्बू एवं बुद्धू सी लड़की माता पिता के खिलाफ जा सकती थी? बूढ़े बाप की जिम्मेदारी को उसने नकारा था, महज विवेक की खातिर कि नहीं, उसे भी तो जीने का हक है। उस दिन जब विवेक उसे लाइब्रेरी के लंबे बरामदे में मिला था, तब दोनों भीड़ से हटकर बाहर लॉन में आ गए थे, जहां दरख्तों की छांव थी। सुनो शुभदा, 21 वर्ष के बाद हर आदमी को अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीने का हक है, और एक तुम हो कि अपने परिवार के लिए तिल तिल मिटती जा रही हो। विवेक ने एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया था। बड़ी सीधी सी बात है, बूढ़े परिवार का बोझा ढोने को तुम नहीं हो। जो लोग तुम्हारी जिम्मेदारी उठा नहीं सकते, निभा नहीं सकते, उनसे तुम्हें खुद मुक्ति लेनी होगी, वरना उम्र की सरहदों को जब तुम्हारी उम्र पार कर जाएगी तब तुम पछताओगी। वो अवाक रह गई थी, चकरा कर विवेक के चेहरे को देखने लगी। तब विवेक का खुला साफ रंग कितना चमक रहा था। जूते की नोक के पास पड़े ढेले को किक मारते हुए विवेक ने उसकी तरफ देखा था। बोल्ड बनो शुभदा, दुखों को किक मारो। अब तक पता है क्या होता रहा है? दुख तुम्हें किक मारते रहे, इसलिए तुम नर्वस कमज़ोर पड़ गई थी। अब तुम इन्हें किक मारो तो देखोगी कि वाकई ज़िंदगी खूबसूरत है। जिन लोगों ने तुम्हारी आज़ादी छीनी, तुम्हें कैद में रखा, जिनसे तुम जीवन भर भय खाती रहीं, देखोगी कि उनका दबदबा कुछ नहीं, रौब कुछ नहीं, सब फुसफुसा है। तुमने जानबूझकर इनकी दास्तां स्वीकारी है, और इन लोगों ने तुम्हारी कमज़ोरी का, तुम्हारी भावुकता का फ़ायदा उठाकर तुम्हें गुलाम बनाया था। अब इनसे उबरो, ज़िंदगी के और रंग भी देखो। बेटी होने के नाते तुम्हारा कुछ फ़र्ज़ ज़रूर बनता है, पर तुम्हारा अपनी ज़िंदगी के लिए भी तो कोई फ़र्ज़ है। उसके चेहरे का धुंधलापन छटने लगा था। उसने तब विश्वास से भरकर विवेक को निहारा था। विवेक की बातों में गहराई थी, अनुभवों का निचोड़ था। तब उसे लगा था विवेक ने बरसों से उसकी कमजोरी की परत दर परत जमी बर्फ़ की सिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। बर्फ़ की सिल टूटकर बिखरने लगी थी, और उसके नीचे से झांकने लगा था एक नए सिरे से बल, उत्साह और आत्मविश्वास। और उसे लगने लगा था कि उसका भी स्थान है, उसकी भी कहीं अहमियत है। और उसने बूढ़े पिता से विद्रोह कर विवेक से ब्याह किया था। विवेक ने उसे अपना पिछला बताया था, पर इस तरह जैसे हल्की सी धूल हो, जो हल्के से झटके से साफ हो गई हो। विवेक का बचपन में ब्याह हो गया था, पर विवेक के शब्दों में वे रिश्ते उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखते। पर ब्याह के बाद अचानक उसने महसूस किया कि बोल्ड दिखने वाला विवेक भीतर से फुसफुसा है। उसका अतीत एक बिंदु नहीं, एक बड़ा दायरा है, जो विवेक के इर्द गिर्द चारों ओर से फैला है। और ढेर सारे सपनों से लदी फदी जब वो ससुराल की ड्योढ़ी पर उतरी थी, तो नदन ने उसके और विवेक के कपड़ों को दोनों हाथों में पकड़कर साथ साथ भीतर ले जाना चाहा था। तब विवेक बहन के हाथ से अपनी शर्ट का छोर छुड़ाकर पीछे हो गया था, और उसने ठिठक कर पहली बार पति के बदले हुए रूप को निहारा था। वो अकेली ननद के साथ आगे बढ़ गई थी। उसे बोल्ड बनाने वाला विवेक खुद इतना कमज़ोर है, तब उसने झटके से महसूस किया था। सितंबर के अंत के दिन बारिश समाप्त हो चुकी थी, और सर्दियों के आगमन का भी दूर तक पता नहीं था। इसलिए वातावरण में इतनी ज़्यादा उमस गर्मी आ गई थी कि लगने लगा था जैसे गर्मी का मौसम हो। नया शहर, नए लोग, नए शहर की आबो हवा थी, जिससे सब अजीब सा उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। वो विवेक के शहर में रहती थी। रात में चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया था। चारों तरफ लाइटें जल गई थीं, जो निहायत अच्छी लग रही थीं। शहर यहाँ से काफ़ी दूर था। शहर की जगमगाहट वहाँ से देखी जा सकती थी। सड़कों पर कतारों से सजे लाइट के ढेर लट्टू दूर से सुंदर लग रहे थे। कमरे में काफ़ी गर्मी थी, इसीलिए उन लोगों ने अपना बिस्तर छत पर खींच लिया था, और खाट के अभाव में नीचे ही अपना बिस्तर बिछा लिया था। विवेक के आलिंगन में वो अपना सारा दुख भूल गई थी। रात काफ़ी गहरी हो गई थी। पहाड़ पर से ऊपर उठता चांद पेड़ के सहारे किसी चोर की तरह धीरे धीरे ऊपर सरक रहा था। उजली रात की काली साड़ी में तारे बेतरतीब से ढके थे और चमक रहे थे। आधी रात के बाद थोड़ी थोड़ी ठंडक होने लगी थी। सितंबर का जाता हुआ महीना अक्टूबर की सरहद को छूने लगा था, इसलिए आधी रात के बाद ठंड लगने लगती थी। उसने सिहर कर अपने ऊपर तक शॉल को खींच लिया। चादर खींचने से विवेक जाग गए थे। उन्होंने सिर घुमाकर उसे देखा और फिर लेट गए।
दोनों हाथों को सिर के नीचे बांधे ऊपर आसमान को चुप निहारने लगे। वो भी विवेक की आंख का अनुसरण करते हुए अपने ऊपर टिके आसमान को भर आंख देखने लगी। चांद अब काफ़ी ऊपर आ गया था। शुभदा, विवेक ने बिना हिले डुले वैसे ही पड़े पड़े उसे आवाज़ दी। बोलो, जाग रही हो? हाँ, देखो चांद कितना ऊपर आ गया है। विवेक उसकी ओर करवट होकर मुड़े और उसकी बाँह सहलाई। तुम्हें बताऊं, गांव वाले घर की छत पर मैं और गोदावरी लेटे लेटे ऐसे ही चांद को देखा करते थे और एक दूसरे को बताते रहते थे कि देखो चांद इतना ऊपर आ गया है, अब इतना आया। अच्छा लगता है ना ऐसा सोचना? हाँ, वो उठ बैठी और अपने बिखरे बालों को बांधा। शाम को सिर धोने के कारण बाल अभी भी थोड़े थोड़े नम ही थे। उसने उन्हें समेट कर रबर में कैद कर लिया और चुपचाप विवेक को निहारने लगी। मन के भीतर जो शरीर का पावर हाउस है, लगा वहाँ कहीं नन्हा सा तार खट से टूट गया है, पर उसने अपने आप को बुझने नहीं दिया। अपने को संभाले सहेजे हुए वो चुप रही और चुपचाप विवेक को निहारने लगी। खुली चांदनी में विवेक का साफ उजला चेहरा और साफ होकर चमक रहा था। लगा अभी जो विवेक उसके पास था, जिसके आलिंगन में वो बंधी थी, वो विवेक दूसरा था और अभी उसके पास लेटा आदमी अनजान अजनबी है जिसे वो नहीं जानती। पता नहीं क्यों अक्सर उसे लगता है कि विवेक के दो रूप हैं, एक जो वो उसके साथ जीता है, दूसरा वो जो अपने आप में गुथा है और इस दूसरे आदमी को स्पर्श भी करते हुए वो डरती है। कभी विवेक उसके साथ खुलकर हंसता है और कभी लगता है कि वो अपने आप में बंधी कोई गठरी है। सुनो, तुम्हें ऐसे पुराने किन्हीं भी क्षणों की याद नहीं आती जब तुम अपने प्रिय के साथ लेटी रही हो? विवेक ने उसे निहारा। विवेक की इस बात से उसे बुरा लगा भीतर कोई नस चटक गई है। यदि उसके जीवन में मधुर क्षण आए होते तो शायद आज वो विवेक के हाथ नहीं पड़ती। और जब विवेक के अपने खुद के जीवन में इतने मधुर क्षणों का लगातार जमघट रहा था तो उसे फिर ये नया खेल शुरू करने की क्या सूझी? क्या विवेक ने उससे ब्याह कर केवल खानापूर्ति की है? उसे बस साहचर्य और घर की देखभाल के लिए औरत चाहिए थी, रबर की गुड़िया जिसमें एहसास, मन, सोचने की शक्ति नहीं होती। उसने बेबसी से चांद को देखा, पर उसे तो सब कुछ चाहिए था। इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह हर चीज़ चाहिए थी। उस दिन लक्ष्मी पूजा का दिन था। सुबह से ही विवेक उदास तथा उखड़े उखड़े दिख रहे थे। हर साल वो लक्ष्मी पूजा के दिन घर जाते थे, यानी गांव वाले घर। गांव के लोग जो पढ़ने या नौकरी करने शहर आते हैं, गांव को घर कहते हैं और ये घर उनके लिए मंदिर से कम नहीं होता। साल भर भले ही वे इधर उधर भटकते हैं, पर त्यौहार के दिन घर पर ज़रूर आते हैं, या सही शब्दों में उनके पहुंचते ही त्यौहार मनाया जाता है। गांव में हर परदेशी अपने घर लौटता है। विवेक बहुत व्याकुल थे। वे घर जाना चाहते थे पर कह नहीं पा रहे थे। ब्याह के बाद उसे गांव जाने से मना कर दिया था, इसलिए स्पष्ट शब्दों में वे उसे जाने को कह नहीं पा रहे थे। विवेक के साथ उसकी ये पहली दीपावली थी, उनके गृहस्थ जीवन का पहला त्यौहार था। वो सुबह से ही प्रसन्न थी। उसने पड़ोस में रहने वाली भाभी जी को त्यौहार के लिए सामान लाने को कुछ रुपए भी दे दिए थे। वो शाम को कौन सी साड़ी पहनेगी ये भी उसने सोच लिया था। अचानक 9 बजने के लगभग गांव से विवेक का भाई विवेक को लिवाने आ पहुंचा। विवेक के चेहरे की धुंध अपने आप छटने लगी थी। भैया, माँ ने पूजा के लिए बुलाया है, तुम अब तक नहीं पहुँचे तो सब चिंतित हैं। तुम नहीं पहुँचोगे तो पूजन कौन करेगा? विवेक चुपचाप अपनी तैयारी करने लगे। उसका मन बार बार हो रहा था कि विवेक गांव न जाएं। ये उनकी पहली दीपावली है, पर विवेक को रोकने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि विवेक ये समझें कि वो उनको सारे रिश्तों से अलग कर रही है। फिर वो रोके क्यों? क्या विवेक को खुद ये नहीं समझना चाहिए? क्या वे नासमझ हैं, गंवार, अनपढ़ हैं, जो उसके मन की भाषा नहीं पढ़ सकते? वो चुप सी रही। उसने जल्दी से भोजन तैयार कर दोनों को खिलाया। उसका मन भरा हुआ था, पर वो ज़बरदस्ती मुस्कान लादे रही। ज़बरदस्ती की लादी मुस्कान कितनी कष्टदायक होती है, इसे वो महसूस कर रही थी। मैं कल आ जाऊँगा शुभदा, विवेक बार बार उसे समझा रहे थे। वहाँ घर पर पूजा करना ज़रूरी है, वरना वे लोग और नाराज़ हो जाएंगे। मेरे हाथों से ही पूजा होती है। विवेक उसे समझा रहे थे और वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कल किसने देखा है? जिस आदमी के सामने आज का महत्व नहीं, उसके लिए कल का क्या महत्व? विवेक के जाने के बाद वो दरवाज़ा बंद कर रोती रही।
पहली बार उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख रुला रहा था। उत्तेजना में लिए अपने गलत निर्णय पर पश्चाताप हो रहा था। दूसरे दिन विवेक लौटा था, खूब भरा पूरा सा। उसके साथ घर से लाई ढेर सारी शुद्ध घी की पूड़ियाँ, अनरसे, पुए और अचार था। विवेक ने उससे कुछ नहीं कहा था और भरा पूरा सा आते ही लेट गया। उसकी खोई खोई आंखें सूचना दे रही थीं कि वो किस दुनिया में है। वो अकेला पड़ा बीते हुए दिनों को याद कर जुगाली कर रहा था। उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। रात को जब उसने उसे अपनी ओर खींचना चाहा तो उसने साफ मना कर दिया। विवेक समझ गया कि वो गांव जाने वाली बात पर उठी बैठी है। क्या बात है, बहुत नाराज़ हो? नहीं, भला तुम पर मुझे नाराज़ होने का क्या अधिकार? मना लिया त्योहार, रह आए पत्नी के संग। जब उन सबकी भावना का इतना ख्याल था तो मुझे क्यों लाए? मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? मेरे परिवार वालों से मुझे बुरा बनाकर तुम अब यहाँ मनमानी कर रहे हो? मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ जो तुम यहाँ त्योहार मनाते? वो उबल उबल कर बोलती गई, चीखती गई। शुभदा, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पहले वे लोग मेरे जीवन से जुड़े हैं, इसलिए पहले उनकी भावनाओं को मुझे ख्याल रखना चाहिए। फिर मैं तो तुम्हारे साथ रोज़ हूँ। एक दिन यदि उसके हिस्से में आ गया तो तुम्हें इस तरह शोर नहीं करना चाहिए। फिर मुझे सामाजिक मर्यादाओं का भी तो ध्यान रखना होगा ना। विवेक उठकर बाहर छत पर सोने चले गए और वो चुप ठगी सी बैठी रही। विवेक ने उसे उसका कड़वा सत्य बता दिया था कि वो महज एक खाली स्थान की पूर्ति है। ऐसा खाली स्थान जिसका शब्द निकाला नहीं गया हो, बस पहेली की तरह छुपा दिया हो। पर शब्द कहीं कहीं छुपा है, उसने उस दिन महसूस किया। वो खाली स्थान की पूर्ति भर है और इससे अधिक की उसकी हैसियत नहीं है। विवेक छत पर सो रहे थे। कमरा पूर्ण रूप से खाली था, पर नहीं, कमरा खाली नहीं था। वहाँ अभी भी बातों की चुभन थी। उसके साथ वाली जगह खाली थी, पर लग रहा था अभी भी वहाँ कोई है और उसे देख रहा है। विवेक ने कितनी सच्चाई से उसके छिलके को उतार कर उसकी आंखों के सामने रख दिया था। उसे उसकी हैसियत बता दी थी, उसका अपना दायरा समझा गए थे, उसकी लक्ष्मण रेखा की हदें बता गए थे कि इसके आगे पैर न निकालना। अनायास बचपन की एक घटना उसे याद आ गई। वो छोटी सी थी, शायद चौथी जमात में पढ़ती थी। वो अपने परिवार के साथ एक ब्याह में शामिल हुई थी। वो बेहद उत्सुक आंखों से शादी की सारी रस्मों को देख रही थी तथा दूल्हे दुल्हन के चेहरे का भी निरीक्षण कर रही थी। उसकी आंख पूरे समय दुल्हन के शर्माए चेहरे पर थी। दूल्हे का चेहरा उदास तथा काफ़ी गंभीर सा था। उस पर कोई भाव नहीं दिखते थे। उसने एक बार भी अपनी दुल्हन की ओर नहीं देखा था, जबकि दुल्हन कनखियों से जब भी मौका लगता पति को देख लेती थी। शादी के बाद खाना खिलाया जा रहा था। दूल्हा दुल्हन भी बैठे थे। दूल्हे से कहा गया कि दुल्हन को खिलाए। 2-3 बार कहने के बाद भी उसने दुल्हन को नहीं खिलाया, बस चुपचाप दुल्हन की थाली में कौर रख दिया। कौर रखते समय दूल्हे का चेहरा काफ़ी तना हुआ था। अब सब औरतें दुल्हन से कहने लगीं। दुल्हन शर्मा कर दोहरी हो रही थी, अपने घुटनों में सिर रखकर वो सिमटी जा रही थी। उसका सारा शरीर काँप सा रहा था। सब औरतें एक साथ उसके पीछे लग गईं। फिर उसने काँपते हाथों से धीरे से कौर बनाया और हाथ में लिए ठिठक गई। लाज के कारण उसका हाथ दूल्हे की ओर उठ ही नहीं पा रहा था और इस सारी प्रक्रिया में काफ़ी समय लग रहा था। ले देकर उसने अपना हाथ दूल्हे की ओर उठाया कि अचानक दूल्हा पटरा छोड़कर उठ गया और बाहर चला गया। सहसा हंसी मजाक के वातावरण पर जैसे बिजली गिर गई। कौर हाथ में लिए दुल्हन अपमान बेबसी से फक पड़ गई। उसकी लाज भरी आंखें डबडबा आईं और वो घुटने पर सिर रखकर रोती रही। भरी सभा में पति ने उसका अपमान कर दिया था। उसके आंसू थाली पर गिरते जा रहे थे। उसके हाथ में अभी भी कौर वैसे ही रखा था। अरे, उसे अपनी मरी हुई पत्नी का ध्यान आ गया। औरतों के कमेंट शुरू हो गए थे। दूसरी पत्नी के भाग्य में यही दुख बधा होता है, कोई कह रहा था। पहले जमाने में दूसरी पत्नी होना सौभाग्य की बात होती थी। आते ही सब पर अपना अधिकार जमा लेती थी, पर अब दूसरी पत्नी होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। पल भर में सारे मंडप में इस घटना की चर्चा होने लगी थी। आज इतने बरसों बाद भी जाने क्यों वो घटना उसे याद रह गई थी और उस दुल्हन की फक पड़ी आंखें, बेबसी से दंग आंखें उसकी स्मृति में अटकी रह गई थीं। और आज उसे एहसास हो रहा था कि उस नवब्याहता ने इतने इतने लोगों के बीच शादी का जोड़ा पहने उस अपमान को कैसे सहा होगा, उस पर क्या गुजरी होगी। उसने तब जब महसूस किया कि विवेक की बाहों में जब किन्हीं अंतरंग क्षणों में वो डूबी रहती, तब विवेक की आंखें कहीं भटकी हुई होती। लगता
तब उसकी आंखों में कोई समाया हुआ है। वो सामने उसे नहीं देख रहा है, वो किनारे बड़ी गहराई से देख रहा है और उसकी आंखों में शिद्दत से कोई समाया हुआ है। वो सिर्फ उसके हाथों में हाड़ मांस का शरीर थी जिससे वो खेल रहा था, या वो रबर की कोई गुड़िया थी जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं था। ऐसे क्षणों में उसका शरीर बेजान लाश बन जाता था। ये कैसा प्यार था, कैसा प्रेम था, दोनों के बीच कितनी दूरियां थीं। इन दूरियों को विवेक कभी पाट नहीं सकता था, और वो विवेक के लिए रोज़ अपनी बलि नहीं दे सकती थी। उसे कितना मानसिक कष्ट रहता था, ये कभी विवेक सोच भी नहीं सकता था। ठंड शुरू हो गई थी, रात काफ़ी ठंड पड़ी थी। सुबह जब वो उठी तो देखा सामने गैलरी में एक गिलहरी मरी पड़ी थी जिसे कौवे नोच रहे थे। ठंड की अधिकता से गिलहरी मर गई थी। उसे बड़ा तरस आया। उसने सिर उठाकर देखा, ईंटों की बनी हुई नई दीवार में एक बड़ा सा छेद था। घर बनाते समय शायद किसी कारण से उसे छोड़ दिया गया था। वहाँ पर गिलहरी ने घोंसला बना लिया था। वहीं से शायद वो गिर पड़ी होगी और बेहोश हो गई होगी, और ठंड ने उसकी जान ले ली। नन्हे नन्हे बच्चे घोंसले से निकलकर अपनी माँ को उतर उतर कर देख रहे थे। वो बड़ी देर तक खड़ी उस दृश्य को निहारती रही। आदमी मर जाता है तो अपनों से, अपने परिवेश से, जिंदगी से कैसा कट जाता है। वो भी क्या अपनों से, अपने परिवेश से कट नहीं गई है। आज वो किस तरह मुंह उठाए बस एक ही चेहरे को निहार रही है, उसी से सब कुछ की आशा किए बैठी है। पर विवेक के पास अपना भरा पूरा अतीत है। वो या तो अपने काम में लगा रहता है या याद करता है तो अपने पिछले को। वर्तमान के साथ तो उसका रिश्ता वैसा ही है जैसे किसी प्लेटफॉर्म पर दो यात्री बैठे हों। दोनों यात्रियों की अपनी अलग अलग दिशा हो, पर दोनों एक साथ एक जगह बैठे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हों। जिंदगी ने कितनी सच्चाई से परत दर परत उसे छील कर नंगा कर दिया था। उसे उसकी हैसियत समझा दी थी, और वो जिंदगी में अपनी खूबसूरती से ठगे जाने पर दंग थी, चुप थी। उसकी स्थिति कमरे में फड़फड़ाती चिड़िया से अधिक नहीं थी जिसने पहले उड़ना सीखा और बाहर निकलते उसके पंख तेज कैंची से कतर दिए गए। मन रोने को होता, पर आश्चर्य, बात बात पर रो लेने वाली उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं होता। जैसे मन का वो गीला कोना अचानक सूख गया हो, रेगिस्तान हो गया हो। अपने आप को चलती फिरती लाश महसूस करती थी। किसी के अदृश्य हाथ उसे लम्हा लम्हा मौत की ओर ढकेलते ले गए थे। और जब गुड्डू उसके गर्भ में आया तो चौंक उठी थी। नहीं, ये बच्चा यहाँ नहीं होना चाहिए। जो कष्ट यातना वो सह चुकी थी वो अपने बच्चे को भुगतने नहीं देना चाहती थी, और बिना इस बात की जानकारी विवेक को दिए वो चुपचाप अपनी दोस्त के घर चली गई थी, मद्रास। और फिर वहाँ उसने नए सिरे से ज़िंदगी की यातना भोगी। पर इस यातना में जहाँ आर्थिक कष्ट था वहीं मानसिक शांति थी। और फिर गुड्डू ने तो आकर उसके सारे जीवन को फिर से ममता से सींच दिया था, और उसका बेजान चेहरा ज़िंदगी की चमक से फिर से चमकने लगा था। उसने गुड्डू में अपनी समस्त आशाओं को गूंथ दिया था, और अब नहीं चाहती थी कि उसने जो अपना एकाकी महल खड़ा किया है उसकी एक ईंट भी कोई खिसकाए। इस धक्के को वो सहन नहीं कर सकती थी। खट! तेज हवा ने टेबल पर रखे कागज पर के पेपर वेट को नीचे पटक दिया। टेबल पर रखे सारे कागज तेज हवा के कारण कमरे में चारों ओर बिखर गए। वो चौंक कर उठी तो देखा बाहर अंधेरा हो गया था। गुड्डू अब तक नहीं लौटा था। वो हड़बड़ा कर उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। बाहर जोर से हवा चल रही थी। हवा के साथ आंधी भी थी। इस कारण हवा में धूल ही धूल भरी थी। अवश्य ही पानी आएगा। और गुड्डू को अब तक आ जाना चाहिए था। यदि पानी आ गया तो फंस जाएगा। अभी वो निश्चित ही नहीं कर पा रही थी कि उसने देखा गुड्डू सामने से दौड़ता आ रहा है। कहाँ थे अब तक? मुंह तक आए कलेजे को सही करने में उसे समय लगा। मम्मी, अविनाश के घर से लौट रहा था कि रास्ते में वही अंकल दिख गए थे जो खिलौने देते थे। क्या? वो चौंक गई। वो फरेबी फिर तुझे मिल गया था। वो धोखेबाज है। वो तुझे भी धोखा देगा, उससे मत मिलना। वो अपनी रौ में बोलती चली गई। हाँ मम्मी, गुड्डू से लिपट गया। मैंने उससे साफ कह दिया, तुम हमारे कोई नहीं लगते, फिर क्यों रोज़ रोज़ हमें खिलौने देते हो। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे खिलौने, कल आकर ले जाना। ना, वो आश्चर्य से फटी आंखों से गुड्डू को निहारती रह गई। तूने ऐसे कहा? तुझे कैसे मालूम वो तेरे कुछ नहीं लगते? तभी जोर की हवा के साथ पानी बरसने लगा। वो गुड्डू के साथ जल्दी से भीतर हो गई। उसने जल्दी से सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लिए। पलटी तो देखा गुड्डू एक सोफे पर ऊपर पैर किए उकड़ू सा धंसा सहमा बैठा है। क्या बात है गुड्डू, इतने सहमे क्यों हो?
पानी के साथ एक टप टप काहे की आवाज़ है? मम्मी, क्या ये पानी का बीज गिर रहा है? उसे हंसी आ गई। बाहर पानी के साथ ओले गिर रहे थे। गुड्डू की नन्ही उम्र का शायद ये पहला दृश्य था जब उसने पानी के साथ ओले बरसते देखे थे। नहीं बेटा, ये ओले बरस रहे हैं। जब हवा देर तक पानी को बरसने से रोके रखती है तब पानी बर्फ़ में बदल जाता है और फिर ये पानी के साथ बर्फ़ के छोटे छोटे गोल गोल टुकड़ों में बरसता है। अच्छा। गुड्डू अभी भी सहमा बैठा था। अच्छा चल, अब कुछ खा ले और सो जा, उसने गुड्डू के बिस्तर की चादर झटक कर बिछाते हुए कहा। मम्मी, गुड्डू की सहमी सी आवाज़ गूंजी। हाँ बोल। मम्मी, वे अंकल मेरे क्या हैं? उसने ठिठक कर मुड़कर वापस गुड्डू को देखा। गुड्डू अभी सोफे पर धंसा बैठा था। उसे लगा कि गुड्डू सब जान गया है। वो धीरे से गुड्डू के पास आ गई और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। बेटे, वे तुम्हारे यानी हमारे कोई नहीं हैं, उन्हें भूल जाओ। बोलते हुए उसे लगा इन शब्दों के साथ उसके सारे शरीर की शक्ति निचुड़ गई है और वो बर्फ़ की तरह भीतर से जमने लगी है। अभी आप सुन रहे थे मेहरुन्निसा परवेज़ जी की लिखी हुई कहानी कोई नहीं। आशा करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।